नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। यदि आप टीवी देखते हैं तो आपके हिसाब से देश की सबसे बड़ी खबर ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सर्किल लाइट को लेकर दिल्ली के कूच के लिए अड़ गए। दिन भर ट्रैफिक अस्त व्यस्त रहा। उनकी मांगे क्या हैं, इन सब पर खूब चर्चा हुई, हम भी करेंगे। यदि आपकी सियासत में और दिलचस्पी है तो आप ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी का हवाला देंगे जिसे बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय शेयर कर रहे हैं। यदि आप विपक्षी खेमे की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आप आम आदमी पार्टी में हुई एक ज्वाइनिंग पर बात करेंगे। पर देश दिल्ली से बहुत दूर भी है, ऐसे में आप उन तूफानों की बात करेंगे जिसने तमिलनाडु को घेर रखा है। उस पॉलिटिकल तूफान की बात भी करेंगे जिसके आने का कोई अंदेशा नहीं था। कई लोग इसके तूफान होने पर भी शुभा जताएंगे, लेकिन सत्य यह है कि 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 2 दिसंबर की तारीख आ गई है। महाराष्ट्र को अभी तक नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। इन सब पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ताज़ा खबर के लिए एक पुराना वीडियो देखिए, नॉट सो ताज़ा वीडियो देखिए ताकि आज के वीडियो का रेफरेंस मिले। जगह थी पटना, मौका था लल्लन टॉप अड्डे का और मंच पर थे यूपीएससी के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले अध्यापक अवध ओझा। पूछा गया चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते थे, तो अवध ओझा का यह जवाब था। अवध ओझा, चुनाव कब लड़ेंगे? पटना से पर्चा भरेंगे कि गोंडा से भरेंगे? पटना से बताइए साहब। भैया हम तो किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जो हमारी सीट होगी वो किशनगंज होगी, किशनगंज से लड़ेंगे। लेकिन 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे, अब की बार किसी से कोई वोट की। कट टू 2 दिसंबर, अवध ओझा आम आदमी पार्टी का अंगवस्त्र और टोपी पहने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बगलगीर नजर आए। शिक्षा के अपने उद्देश्य दोहराए। हालांकि अंदर खाने की खबर रखने वालों ने दावा किया कि जो नहीं बताया गया वो ये है कि संभवतः पटपड़गंज की विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। पटपड़गंज की विधानसभा जहां से अभी तक मनीष सिसोदिया विधायक हैं। आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अब रुक कर रहे हैं संसद से सड़क तक का। आज देश ने फिर से किसान आंदोलन के एक और अध्याय का दीदार किया। जगह थी उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और देश की राजधानी दिल्ली की सीमा। यूपी से आए लगभग 5000 किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की, सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ खींचने के लिए। कहा भूमि अधिग्रहण की सूरत में उन्हें सर्किल रेट के मुकाबले 4 गुना मुआवजा मिले, साथ ही जमीन भी मिले कुछ। पर उनकी मांगों का आधार क्या है और 6 दिसंबर को जो पंजाब और हरियाणा के किसान कूच का ऐलान कर रहे हैं उसके बारे में क्या जानकारी है, ये आज विस्तार से जानते हैं। सड़क की बात करेंगे, उसके बाद संसद का भी रुख करना है जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, सभापति जगदीप धनखड़ ने भी, लेकिन गतिरोध जारी रहा। Brought to you by ITEL and Higher. दो दिसंबर दोपहर 12 बजे के आसपास यूपी के किसान दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंचे। प्लान था यहां से दिल्ली में दाखिल होंगे और संसद भवन का घेराव करेंगे, लेकिन यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाले चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस ने बाड़ेबंदी कर रखी थी, जिसके चलते किसान देर दोपहर तक दिल्ली में नहीं घुस सके और इस वजह से किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच गतिरोध की स्थिति बनी। आगे बढ़ें इसके पहले आंदोलन की पृष्ठभूमि समझते हैं। भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा समेत अन्य किसान संगठनों ने 25 नवंबर 2024 के दिन धरना देना शुरू किया था। मांगे क्या हैं वो आगे समझाएंगे, पहले घटनाक्रम जानते हैं।
25 नवंबर के दिन किसानों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पर धरना शुरू किया। कैलेंडर में 28 नवंबर की तारीख लगी तो धरना दे रहे किसानों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई थी। अखबारी खबरों के मुताबिक इस दिन किसानों ने धरना स्थल बदला और पहुंच गए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यहां पर धरना होने लगा तो प्रशासन ने किसानों को 1 दिसंबर का दिन दिया और कहा इस दिन मिल बैठकर सारी बातें सुलझा ली जाएंगी। फिर 1 दिसंबर 2024 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। किसानों ने अपनी मांगे रखी। क्या है मांगे? नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों को पुराने भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ दिया जाए। इसके तहत जिन भी किसानों की जमीनें ली गई उन्हें मूल कीमत का 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। साथ ही विकसित जमीनों पर जमीन का 10% हिस्सा भी दिया जाए। जिन जमीनों को 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित किया गया उन्हें भी बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 10% जमीन दी जाए। गौतम बुद्ध नगर में बीते 10 साल से जमीनों का सर्कल रेट नहीं बढ़ा है, लिहाजा इसका भी रिव्यू किया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए। इन मांगों को और आसान भाषा में समझने के लिए हमने पत्रकारों का रुख किया। लोगों का कहना है कि हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया जिसके बाद हमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये लड़ाई है। लड़ाई ये भी है कि 2023 में एक शासनादेश आया था, उसके तहत हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, सर्कल रेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसी तमाम इनकी मांगे हैं। अब देखना ये होगा कि शासन की तरफ से इनकी मांगों को लेकर कुछ भी अपडेट आता है कि नहीं आता है। अब रुख करते हैं 2 दिसंबर का और रुख करते हैं बॉर्डर पर मौजूद किसानों का, जो और विस्तार से अपनी मांगों को समझा रहे हैं। दर्शक हैं जो पहली बार आपकी बात सुन रहे हैं, आसान भाषा में अगर इन्हें समझा सकें, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं 10% प्लॉट, 64.7% अतिरिक्त मुआवजे से बहुत सारे किसानों को लाभ नहीं मिला है इनका। यमुना एक्सप्रेसवे के किसान जो जेपी ग्रुप ने जिस ज़मीन को लिया था, एक अंसल बिल्डर, सर्वोत्तम बिल्डर, ये जो फ्लाईओवर बना है यमुना एक्सप्रेसवे आगरा तक जो जाता है, एक सर्वोत्तम बिल्डर, अंसल बिल्डर, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बिल्डर जिन्होंने यहाँ की ज़मीनों को खरीदा, ज़मीनों का अधिग्रहण किया, उन सारे लोगों को 64.7% नहीं दिया जा रहा। एक मुख्य क्या है 64.7? कई बार मैं सुन चुका हूँ। देखिए, ये 64.7% किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया गया था सरकार। 2011 में भट्टा पारसौल का आंदोलन हुआ, उसमें ये मुख्य मांग थी और उसके बाद उस आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर हुआ था। 64.7% का मुआवजे का लाभ किसानों को दिया गया। यमुना विकास प्राधिकरण ने जिस ज़मीन को अधिग्रहण किया उस ज़मीन को 64.7% दिया गया। और यहाँ पर बैठी 3 प्राधिकरणों ने अपने अपने अलग अलग नियम यहाँ बनाए हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी जो और मुख्य जो हमारी मांग है 2013 के कानून को, जो 2014 के 1 जनवरी से लागू करना था, जो सभी जगहों पर किया गया, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का ये लागू नहीं हुआ। 64.7 तो है ही है। मेन मुख्य जो मांग है वो 10%, और जो 2013 भूमि अधिग्रहण जो बिल बना था वो लागू हमारे जिले में नहीं। 10% ये है कि जो ज़मीन सरकार ले रही है उसका 10% हमें डेवलप करके फ्रेम में दे, डेवलप फ्रेम में दे। क्योंकि अभी तक क्या है कि नोएडा 5% दे रहा है, ग्रेट नोएडा 6 और यमुना 7 दे रहा है। और सभी किसानों की मांग ये है, क्योंकि कोर्ट से नोएडा और ग्रेट नोएडा में ये कोर्ट से तय हुआ है कि जो लोग कोर्ट चले गए थे उनको 10% मिला है। लेकिन सभी संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चे का ये मानना है कि जो किसान डेवलप चाहता था या विकास चाहता था, उसने कोर्ट ना जाने का निर्णय लिया। तो वो ये चाहते हैं कि भाई सभी को 10% प्लॉट मिलने का। जो लोग कोर्ट नहीं जा पाए उनको भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते थे। आज तक में प्रकाशित अरविंद ओझा और कुमार कुणाल की रिपोर्ट के मुताबिक इस किसान मार्च में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा समेत करीब 20 जिलों के किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। इस भारी संख्या ने दिल्ली में घुसने का प्रयास किया। इसके चलते दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़कों पर जब बाधाएं लगाई गई तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंटेनर और क्रेन मशीन भी सड़कों पर खड़ी की। दिल्ली में एंट्री लेने वाले मीडियम और हाईवेट के माल ढुलाई वाहनों को भी रोक दिया गया। 2 दिसंबर की सुबह से ही नोएडा के अलग अलग रास्तों पर डाइवर्जन लागू रहा। आम सवारी गाड़ियों में चढ़कर किसान दिल्ली न चले जाएं, इसको लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान भी किया। ये भी एक कारण था कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही और लोग सड़कों पर फंसे रहे। अब मौके पर मौजूद पत्रकारों से सुनते हैं जो बता रहे हैं कि दिन भर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर क्या गतिविधि रही। हम नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर मौजूद हैं और सुबह से शाम हो गई है। 12 बजे यहाँ पे कॉल दी गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, जिसको 10 से ज़्यादा किसान संगठनों ने समर्थन दिया और सभी के पदाधिकारी, सभी के कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे थे। कुछ अन्य किसान भी यहाँ पे जुटे थे, उनकी कुछ मांगे थी। मांगों पे हमने लोगों से बात करी और अब का नज़ारा अगर विजय दिखाएंगे पीछे, अब का नज़ारा बदल गया। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी, पुलिस की, ट्रैफिक रुका हुआ था। काफ़ी देर तक लोग उस तरफ फंसे रहे। यहाँ पे पुलिस ट्रैफिक नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी और इसके
अंदर जब आप चलेंगे तो आपको एक अलग नज़ारा दिखेगा कि सैकड़ों में किसान यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि आंकड़ा धीरे धीरे कम हो गया है, मगर अभी भी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए गद्दे अब आ गए हैं, शाम होते ही हुए कुछ ट्रैक्टर्स से गद्दे आ गए हैं, कुछ रजाइयाँ आ गई हैं, महिलाएँ बैठी हैं, वृद्ध हैं, खाने की उचित व्यवस्था नहीं है, जो भी मुकम्मल मिल पाया वही ये लोग खा रहे हैं और इनका यहीं पे रुकने का प्लान है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक अपडेट ये भी है कि प्रशासन की ओर से उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से एक संदेशा आया है कि मुख्य सचिव स्तर पर हम बात करेंगे, जो इनका प्रतिनिधिमंडल है किसानों का, यहाँ से कुछ लोग जाएंगे और मुख्य सचिव इनसे बात करेंगे, मगर अभी ये तय नहीं है कि किस दिन मुलाकात होगी। हालांकि प्रशासन की ओर से 7 दिन का समय मांगा गया है। अब ये देखना होगा कि यहाँ से कितने लोग जाते हैं, 7 दिनों में किस दिन ये मुलाकात मुकम्मल होती है और मुलाकात में क्या निष्कर्ष निकलता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। किसानों से गतिरोध पर पुलिस प्रशासन के बयान भी सामने आए भी लगाए हैं। कुछ जो किसान नेता हैं उनको नजरबंद भी किया है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी करी है। ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान भी हम लोगों ने तैयार किया। अच्छा, आप एक चीज बताइए, क्या कुछ किसानों को डिटेन भी किया है आपने? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से हमने काफी किसानों को, नेताओं को डिटेन किया है। क्या यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा से जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या उनको दिल्ली की तरफ कूच करने से रोका जाएगा? 100% रोका जाएगा। कितनी फोर्स तैनात है सर? लगभग 4000 के आसपास पुलिस कर्मचारी तैनात किए। फिर देर शाम खबर आई कि किसानों ने दिल्ली कूच का प्लान स्थगित किया और अब वो दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर मौजूद दलित प्रेरणा स्थल पर अपना धरना जारी रखेंगे। ये तो वो प्रोटेस्ट है जो नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हो रहा है। खबर ये भी है कि पंजाब और हरियाणा के किसान भी 6 दिसंबर के रोज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उनका इल्जाम, फरवरी 2024 में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बात हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। आपकी रुचि होगी ये जानने में कि तब क्या बात हुई थी कि किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए जिसमें किसानों से लिखित सहमति की जरूरत हो, भूमि अधिग्रहण पर सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए, किसानों और 58 साल से ज्यादा उम्र के खेतिहर मजदूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन की योजना लागू हो और 2020 के दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और एक परिजन को रोजगार भी मिले। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना में 8 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की जाए। सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए कानून बनाए। ये किसानों की तरफ से कहा गया था और किसानों का अब ये कहना है कि चूंकि सरकार ने इन बिंदुओं पर बात आगे नहीं बढ़ाई, लिहाजा किसान अब आगे बढ़ेंगे। साफ और स्पष्ट है कि जो बातें तय हो चुकी है उनको धरातल पर उतार दो, अन्यथा आपको यहाँ हमें किसी को परेशान करने की कोई हमारी मंशा नहीं है। परंतु अगर आप हमारे साथ अति करोगे तो मेरा घर लुटता हो, क्या मैं सड़क पे नहीं आ सकता? क्या ये अन्याय है? क्या फिर एक समय है इनके पास, सरकार के पास, सरकार के अधिकारियों के पास, समय रहते हुए हमारी घोषणा कर दो। हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम 10% लेकर के जाएंगे। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को किसानों को लाभ देते हुए हम लागू कराएंगे। 4 गुना मुआवजा देने के लिए फाइनल करेंगे। सर्किल रेट को 100% बढ़ोतरी कराने के बाद कराएंगे। किसान आंदोलन के इस नए अध्याय पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, सुनते हैं। किसानों की कोई समस्या होगी, सरकार किसानों के प्रति समर्पित है, उनको कहना चाहिए और सरकार सुनने को तैयार है। लेकिन किसान की आड़ में कोई राजनीति करेगा तो उनका हश्र वही होगा जो हरियाणा में कांग्रेस का हश्र हुआ। सरकार पूरी तरीके से किसानों की बात सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, पर ये बार बार इस तरीके से मार्च करना, ये करना, पिछली बार भी जिन कानूनों पर उनको ऐतराज़ था सरकार ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके उनको विड्रॉ करने का काम किया। ये सरकार की सोच, सरकार की नीयत को दर्शाता है कि पूरी तरीके से किसानों की भावना के साथ हमारी केंद्र की NDA सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। पर ऐसे में बातचीत का रास्ता जब सरकार ने हमेशा से खोल के रखा है तो मुझे लगता है पहले बातचीत होनी चाहिए। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, सड़क से संसद की तरफ।
2 दिसंबर को संसद के विंटर सेशन का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहले लोकसभा की बात करते हैं। कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सदन कैसे चले और विपक्ष की मांगे क्या हैं, इस पर बात हुई। उम्मीद थी बैठक के बाद आज लोकसभा जरूर चलेगी, लेकिन सदन न चलने की पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। विपक्षी सांसदों ने स्थगन का प्रस्ताव स्पीकर की टेबल पर पहुंचवा दिया। मांग थी अलग अलग विषयों पर बात हो। विषय गौतम अडानी, संभल मस्जिद विवाद, अजमेर शरीफ का मुकदमा, बांग्लादेश इस्कॉन विवाद और मणिपुर हिंसा। यानी ये तय हो गया कि कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होगा। कार्रवाई चालू हुई। प्रश्नकाल में शुरुआती सवाल जवाब में ही ये बेपटरी हो गई और ये दृश्य सामने आए। सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12 बजे फिर बात शुरू हुई और फिर से हंगामा और अगले दिन तक के लिए कार्रवाई स्थगित। दूसरी ओर राज्यसभा में लोकसभा की तरह स्थगन के मोशन रखे गए। कार्रवाई शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने बीते हफ्ते कार्रवाई न चल पाने पर नाराजगी जाहिर की। Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distaste. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country, allow the parliament to function. Don't make it dysfunctional. The House stands adjourned to meet at 12 noon today. इस समझाइश के बावजूद हंगामा हुआ। विपक्ष की बेंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी को जोड़कर नारे लगाए गए। सभापति नाराज हुए और 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 12 बजे फिर से कार्रवाई शुरू, 2 मिनट बाद ही अगले दिन के लिए स्थगित। इसके बाद दोनों सदनों के सांसद बाहर आए और संसद क्यों नहीं चल रही, इस सवाल पर उन्होंने जो कारण गिनाए आप सुन लिए। ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है। विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक आड़ियर रुख अपना लिया। नेता जो कह रहे हों, पर खबरें ये हैं कि इंडिया गठबंधन में भी सदन की कार्रवाई को लेकर मतभेद हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लिज मैथ्यू और मनोज सीजी की खबर का हवाला दें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़े सांसद ही अडानी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के सांसद अडानी का मुद्दा उठाने वास्ते ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे। शायद इसी वजह से जब आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया ब्लॉक के सांसदों की मीटिंग हो रही थी तो टीएमसी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई। सदन के न चल पाने की समस्या को देखते हुए आज ही दोपहर 3 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें तमाम पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया इस उम्मीद के साथ कि कल से कार्रवाई चल सकेगी। मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, हमने पूछा पत्रकारों से। 3 बजे ओम बिरला जो कि स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने जितनी भी विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं उन सबको अपने चेंबर में बुलाया। लगभग 45 मिनट बातचीत करी। सारे नेताओं से पूछा कि आप अपने मुद्दे बताइए, आप किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। तो टीएमसी ने बोला कि हम बात करना चाहते हैं जो प्राइस राइज है उसके ऊपर, हम बात करना चाहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने बोला कि जिस तरीके से संभल के अंदर पहले मॉस्क के बारे में बात हुई, सर्वे वहां पे किया गया और अब अजमेर की बात हो रही है, हम इसका मुद्दा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिर भी अडानी का मुद्दा उठाया। ओम बिरला ने कहा कि एक तरीका है, आप सब बड़े नेता हैं, आप जानते हैं कि प्रोसीजर क्या है। अगर आप 0 आवर में डिस्कशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले पेपर वर्क देना होगा, हमसे इजाजत मांगनी होगी, हम तैयार हैं। तो यानी कि इन प्रिंसिपल एक नोट मिल गई है विपक्षी पार्टियों को। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते में ये देखा गया है मंडे को कि जितने विपक्ष के नेता हैं उनका भी ये मानना था कि भाई हम चुन कर आए हैं, हमारे लोग हमसे सवाल पूछेंगे जब हम वापस जाएंगे। तो वो भी चाहते हैं कि संसद का जो सत्र है वो चले, विंटर सेशन कंप्लीट, वॉश आउट ना हो। और अगर बात करें तो लगभग 2.5 लाख रुपए जो है वो हर घंटे लगता है संसद को चलाने में, लोकसभा और राज्यसभा। तो करोड़ों की बात यहाँ पे हो रही है। क्या वो करोड़ों रुपया
जो मेरा और आपका है, क्या वो कंप्लीट वॉश आउट हो जाएगा? तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये कहना था कि आप लोग भी समझिए कि कितनी गंभीर स्थिति है। अगर आप बार बार शोर करते रहेंगे, वॉकआउट करते रहेंगे, तो संसद को इस तरह से चलाना नामुमकिन हो जाएगा। यही कारण है कि जब आज अंदर बातचीत हुई तो विपक्ष के जितने नेता थे, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन सब का ये कहना था कि हम भी चाहते हैं कि संसद का सत्र चले। तो अब उम्मीद ये है कि मंगलवार से यानी कि ट्यूसडे से संसद का जो सत्र है उसके अंदर 0 ऑन में डिस्कशन होगा, इश्यूज उठाए जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन डे की जो बात करें, जो डिबेट ऑलरेडी जिसको नॉड मिल चुका है, वो 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में की जाएगी और 16 और 17 को राज्यसभा में की जाएगी। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी में बात फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की। आज संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इसे देखने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई नेता और सांसद। बैकग्राउंड के लिए बता दें, विक्रांत मैसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। ये फिल्म साल 2002 में हुए गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिस समय ये घटना हुई तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सब थे। उन सब के साथ ये फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। शब्दों में शायद बयां नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी एक अलग ही नर्वसनेस है, खुशी है एक्चुअली। खबर ये भी चली कि विक्रांत मैसी ने इंस्टाग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर एक किस्म का ब्रेक लेने का ऐलान किया और इसको लेकर भी दिन भर स्पेकुलेशन चलते रहे। साबरमती रिपोर्ट उनकी अब तक की पब्लिश्ड रिलीज्ड आखिरी फिल्म है। उन्होंने कहा कि कुछ एक फिल्में और हैं तो 2025 में एक बार आप लोगों से मुखातिब होऊंगा और उसके बाद विराम लूंगा, परिवार को समय दूंगा। अगली सुर्खी बांग्लादेश से 25 नवंबर को इस्कॉन के प्रवक्ता और हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारपीट और हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब बांग्लादेश की इमिग्रेशन पुलिस ने इस्कॉन के 50 से ज्यादा सदस्यों को तीर्थ यात्रा के लिए भारत आने से रोक दिया। खबरों के मुताबिक ये सदस्य एक धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए बस पर सवार होकर भारत आ रहे थे। इनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा भी था, पर उन्हें बॉर्डर पर रोका गया। तर्क दिया गया कि इनके पास गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन नहीं थी, इसलिए एंट्री नहीं दी गई। अगली सुर्खी बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल साइक्लोन पर। 30 नवंबर को शाम 7:30 बजे ये साइक्लोन पुदुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया। अब फेंगल का असर पुदुचेरी, तमिलनाडु के साथ केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है। तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई में पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। एनडीआरएफ के मुताबिक लगभग 40 टन की चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर वीयूसी नगर की सड़क पर बने घरों पर गिरी। 2 घर जमींदोज हुए। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ हाइड्रोलिक लिफ्ट से चट्टान हटाने की कोशिश कर रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 10 जिलों में आंधी तूफान की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। केरल की बात करें तो एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के कई जिलों के स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई है। अगली सुर्खी में बात पंजाब की। अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर में 2 दिसंबर को अकाल तख्त साहिब ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को माफी और बेअदबी के मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई। बादल को 3 दिनों तक 1 घंटा बाथरूम साफ करना होगा, फिर लंगर घर में जाकर जूठे बर्तन धोने होंगे, कीर्तन सुनना होगा, साथ ही श्री सुखमणि साहिब का पाठ करना होगा। इसके अलावा उन्हें दरबार साहब के घंटाघर के बाहर गले में तख्ती और हाथ में बर्छा डालकर ड्यूटी देनी होगी। मामला क्या है? पंजाब में साल 2007 से 2017 तक सरकार थी शिरोमणि अकाली दल की और सीएम थे प्रकाश सिंह बादल। आरोप है कि 2012 से 17 तक डिप्टी सीएम रहे सुखबीर सिंह बादल और कैबिनेट के मंत्रियों ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बचाने की कोशिश की। इल्जाम ये भी कि जिस मुकदमे में राम रहीम को सजा होनी चाहिए थी उसमें सुखबीर बादल के कहने पर शिकायत वापस ले ली गई। राम रहीम पर मुकदमा क्या था? साल 2007 में राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह जैसा वेश धरकर अमृत छकने का स्वांग रचा था। फिर पुलिस केस हुआ, लेकिन अकाली सरकार ने केस वापस लिया और इसके बाद अकाल तख्त साहब ने कार्रवाई करते हुए राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया। इल्जाम यह भी है कि सुखबीर सिंह बादल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गुरमीत राम रहीम को माफी दिलवाई। अकाल तख्त को इस पर विरोध का सामना करना पड़ा। माफी देने का फैसला भी वापस लिया गया। इसके बाद अकाल तख्त के 5 सिंह साहिबानों ने सुनवाई शुरू की, जिसमें सुखबीर सिंह बादल ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और आज आया ये फैसला। अकाल तख्त सिखों के लिए सबसे बड़ी धार्मिक गद्दी है।
दिन की बाकी सुर्खियों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। न्यूज रूम से पहली सुर्खी महाराष्ट्र को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। विजय रूपानी 3 दिसंबर की शाम महाराष्ट्र पहुंचेंगी, जबकि निर्मला सीतारामन 4 दिसंबर की शाम पहुंचेंगी। 5 तारीख को विधान भवन के सेंट्रल हॉल में एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग में सीएम का नाम तय किया जाएगा और जनता को बताया जाएगा। और खबर यह भी है कि 5 दिसंबर को ही शाम 5 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। हालांकि महाराष्ट्र से सीएम का नाम घोषित होने की कई सारी डेट्स आ चुकी हैं और डेट्स बीत चुकी हैं और अभी तक नाम घोषित नहीं हुआ है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की आज दिल्ली में अमित शाह से मीटिंग होनी थी। अजित पवार दिल्ली आ गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं आ सके। कहा जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस सारी कवायद में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहां हैं? कहा जा रहा है कि वो अपने होम टाउन में ही है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस से उनकी एक बातचीत प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूं, मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इस वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कयासों के बाजार में एक छौंक जो है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी लगाई है। उन्होंने कहा है, एक्स पे पोस्ट लिख के कहा है कि मेरे पिता को डिप्टी सीएम बनाने की खबरें चल रही हैं या ऑफर हुआ है, लेकिन ये सारी बातें आधारहीन है। न्यूज रूम से दूसरी सुर्खी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। खबरें चल रही हैं कि इंग्लैंड की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जारी प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो पोर्टल है उसकी तारीफ की है। प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में की थी। इसका ध्येय था कि जो गवर्नेंस है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको मॉनिटर, उनके क्रियान्वयन का एक सेंट्रलाइज्ड लोकलाइज्ड एक सिस्टम बनाया जाए। प्रगति वही है। अब यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल और बिल गेट्स फाउंडेशन ने इस केस पर काम किया, इस प्रगति पोर्टल पे काम किया। बताया गया कि पीएम मोदी की लीडरशिप में प्रगति ने कैसे डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया और सरकारी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को बढ़ाने में मदद की। रिपोर्ट का शीर्षक है फ्रॉम ग्रिड लॉक टू ग्रोथ, यानी कोई चीज जो बंधी हुई थी वहां से उसको तोड़कर उसको ग्रोथ की तरफ ले जाया गया। ऐसा शीर्षक का आशय निकाला जा सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का प्रगति प्लेटफॉर्म इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि डिजिटल गवर्नेंस किस तरह से किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रफ्तार दे सकती है। कहा गया है कि प्रगति की वजह से देश भर में 340 प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिली, जिसकी कुल लागत 205 अरब डॉलर रही थी। इनमें से कई प्रोजेक्ट ऐसे रहे जो दशकों से लटके रहे थे। बैक टू स्टूडियो। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।